तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है प्रतिरोधकता। इसे हम कहते हैं रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी को हम पहले पढ़ चुके हैं, तो जिस भी बच्चे ने रेसिस्टिविटी को नहीं पढ़ा है, प्रतिरोधकता को नहीं पढ़ा है, वो हमारे पुराने लेक्चर्स के अंदर जाकर प्रतिरोधकता यानी कि रेसिस्टिविटी को आराम से पढ़ सकता है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो भी बच्चे इसको पढ़ के आ चुके हैं उनको मैं आज का टॉपिक बताना चाहूँगा। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। अब मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनें। देखो, मैंने आपको क्या बताया, प्रतिरोधकता दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो पदार्थ की प्रकृति हो गई और दूसरी हो गई टेम्परेचर। तो अगर हम टेम्परेचर में परिवर्तन करते हैं तो जो प्रतिरोधकता है यानी कि रेसिस्टिविटी है ये भी परिवर्तित होती है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को घटाते हैं, बढ़ाते हैं, इसके अलावा हम पदार्थ को चेंज करते हैं तो भी प्रतिरोधकता में परिवर्तन आता है। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ। जो हमारी धातुएं होती हैं उसका अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो उसकी जो प्रतिरोधकता है वो बढ़ रही है। अब मैंने ले लिया अर्धचालक। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ी, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर अर्धचालकों की भी प्रतिरोधकता बढ़े। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने टेम्परेचर बढ़ाया और अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता है वो घट गई। स्क्रीन नहीं, मेरी बातों के ऊपर ध्यान दें। मैंने क्या है, टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने पर दो चीज़ें हुई। एक तो हो गई धातु की क्या है, बढ़ी। धातु की क्या है, प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी बढ़ी। लेकिन वहीं अर्धचालकों की या कुचालकों की प्रतिरोधकता घट गई। तो ये क्या है, पदार्थ की प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे ऐसा नहीं है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ेगी। ये डिपेंड करता है कि वो विद्युत का कुचालक है, चालक है, अर्धचालक है ना, कुछ भी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी प्रकृति कैसी है। तब हम ये डिसाइड करेंगे कि प्रतिरोधकता बढ़ेगी या घटेगी। चलिए इसको और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। हमने प्रतिरोधकता यानी कि रेसिस्टिविटी के दो सूत्रों को पढ़ा था। पहला ये चालकों के लिए अप्लाई होता है। क्या होता है, M/N E². चालक यानी कि जो हमारी धातुएं होती हैं, तो धातु के लिए ये जो है ये अप्लाई होता है M/N E². ये धातुओं के लिए अप्लाई होता है और ये सभी के लिए अप्लाई होता है। धातु हो, कुचालक हो, अर्धचालक हो, है ना, मिश्र धातुएं हो। मिश्र धातुएं क्या होती हैं, जो दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर बनाती हैं। जैसे कि मैग्नीज हो गया। मैग्नीज एक अकेली धातु नहीं होती, उसके अंदर और भी मॉलिक्यूल्स वगैरह मिले होते हैं जिनसे मिलकर एक धातु बनती है। ठीक है, यानी कि धातुओं का मिश्रण कहा जाता है। जो मैग्नीज वगैरह होती है उसके अंदर एक धातु नहीं होती। जैसे लोहे के भी मॉलिक्यूल्स उसके अंदर पाए जाते हैं और थोड़ी मात्रा में, और लोहे के अलावा और भी चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं। तो मैग्नीज जो होती है एक मिश्र धातु होती है, वो पूर्ण रूप से धातु नहीं होती, है ना। तो ये हमारे दो सूत्र हैं। जो पहला है हमारा ओनली धातु यानी कि चालकों के लिए लगता है, और ये जो दूसरा वाला है ये सभी के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, अब पहले वाले को देखते हैं। पहला वाला ये है कि नहीं। इसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें हैं। एम, ऊपर एम है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर टाउ है। एम यानी होता है द्रव्यमान। कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसका जो द्रव्यमान है वो होता है, तो एम ई से द्रव्यमान। ई यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आवेश। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
एन क्या है, ये नहीं है, यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और टाउ यहाँ पर होता है श्रांति काल। अब मेरी बातों को अच्छे तरीके से ध्यान रखो, यहाँ पर दो चीज़ों को ध्यान दो, एक हो गया एम यानी कि हमारा द्रव्यमान, और दूसरा हो गया ई यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश। तो जो द्रव्यमान है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश है, मैं टेम्परेचर में कितना भी परिवर्तन कर लूँ, ये कभी भी चेंज नहीं होते। जैसे कि मैंने किसी भी चीज़ का कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दिया हो, जो द्रव्यमान उसका पहले था, जो मास उसका पहले था, वो अभी भी वही रहेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता टेम्परेचर से, और ना ही इलेक्ट्रॉन्स का आवेश कभी भी परिवर्तित होता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
नहीं होता। आवेश के क्वांटीकरण का नियम का सिद्धांत पढ़ा है ना, आवेश हमेशा निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, चैप्टर 1 के अंदर मैंने पढ़ाया था। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
कितनी भी वृद्धि कर लो, ये हमेशा निश्चित ही रहेगा, है ना। तो आप टेम्परेचर को कितना भी बढ़ा रहे हो तो ये तो निश्चित है कि एम और ई ये तो परिवर्तित होने वाले नहीं है। दूसरी चीज़ बची है यहाँ पर एन, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जब हम बढ़ाते हैं ऊर्जा को, देन क्या इफेक्ट पड़ता है हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है उसके ऊपर। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ताप को बढ़ाने पर, अगर मैं ताप को बढ़ाता हूँ
अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं। ताप को बढ़ाना यानी कि ऊर्जा को बढ़ाना। तो जब भी मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उनके बाद उनका जो वेग है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाता है। तो कभी आपने देखा होगा घर्षण से क्या होता है, घर्षण से भी ऊर्जा ही उत्पन्न होती है। घर्षण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। कभी अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को लेना और रगड़ना, देखना आपके हाथ गर्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न होती है, वहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऊर्जा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। कभी आपने देखा होगा, मैंने आपको चैप्टर 1 के अंदर एक्सपेरिमेंट कराए थे कि आप अपनी पेन को लेना, अपनी शर्ट से रगड़ना अच्छी तरीके से और कागज़ के छोटे-छोटे टुकड़ों के पास लाना। तो कागज़ के छोटे-छोटे टुकड़े आकर्षित होते हैं। आकर्षित क्यों होते हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह ये है कि जब हम इस पेन को अपने कपड़े से रगड़ते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे कि कुछ इलेक्ट्रॉन है जो शर्ट से हमारी पेंसिल के ऊपर आ जाते हैं, जिससे हमारी पेंसिल आवेशित हो जाती है और वो कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करने लगती है। क्या करने लगती है? कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करने लगती है। यानी कि अगर हम ताप को बढ़ा रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन तो होता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, कोई भी एक चालक ले लो आप, कोई भी एक चालक, कोई भी एक धातु ले लो, उसके अंदर लगभग 10 टू द पावर 9, ये संख्या आप सुनो एक बार, 10 टू द पावर 9 ये कितनी होती है? यानी 10 के आगे 9 ज़ीरो और इतनी बड़ी संख्या अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं एक छोटे से धातु के अंदर, ठीक है? और ये तो मैंने एक धातु के अंदर बताया। अब धातु के अंदर लोहा होता है, एल्यूमीनियम, सबके अंदर अलग-अलग होते हैं, किसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो जब आप ताप मतलब टेम्परेचर को हाई करते हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले भी जाते हैं, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे, कुछ इलेक्ट्रॉन चले भी जाते हैं। तो भाई क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। आपके पास 1000 लड़के हैं, उनमें से 1-2 लड़के चले भी जाते हैं तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर है। तो ई है, ये परिवर्तित तो होता है, यकीन मानो इसमें टेम्परेचर को अगर हम परिवर्तित करते हैं तो ई परिवर्तित होता है। लेकिन इसके लिए एक तो पहली चीज़ तो ये कि इन्हें परिवर्तित करने के लिए टेम्परेचर हाई चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा-सा टेम्परेचर हाई किया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, नहीं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई करते हैं ना, टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करते हैं, तब जाकर ई परिवर्तित होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन पर प्रभाव बहुत कम पड़ता है, लगभग ना के बराबर पड़ता है। तो लगभग आप मान सकते हो कि एम, एन, ई ये तीनों लगभग निश्चित होते हैं, लेकिन जो टाउ होता है ना, टाउ ये प्रभावित होता है। टाउ क्या होता है? टाउ होता है हमारा यहाँ पर श्रांति काल। श्रांति काल क्या होता है? जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उनके बीच टक्कर हुई। मैंने आपको क्या बताया? चालक जो धातु होती हैं, उनके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स गति करते रहते हैं, तो उनके बीच टक्करें होती रहती हैं। अब वो टक्कर होने में जो समय लगता है, उसे श्रांति काल कहते हैं। लेकिन जब हम ऊष्मा दे देते हैं या ऊर्जा दे देते हैं तो क्या है, उनके अंदर टक्कर है वो बहुत तेजी से होने लगती है। तो वैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। तो यहाँ पर शांति काल क्या होता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन टक्कर करते हैं तो उसके बीच का समय तो क्या है, मैंने क्या बताया, जब आप ताप को बढ़ाते हो तो ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन का वेग जो है बढ़ जाता है। इससे इलेक्ट्रॉनों के बीच जो टक्कर है वो काफ़ी फास्ट होने लगती है, धड़ाधड़ धड़ाधड़। और इस कारण से क्या होता है, उनके बीच में जो टक्कर में होने वाला समय है वो घट जाता है, टक्कर फास्ट होने लगती है। तो क्या है, जो टाउ है वो घटता है। टाउ है समय, जो इलेक्ट्रॉन के बीच में टक्कर में लग रहा है समय। तो जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो टक्कर बढ़ी और टक्कर बढ़ी तो क्या है, टाउ घटा। तो अब जब भी ऐसा होता है कि नीचे वाली संख्या, बटे वाली संख्या घटती है तो ये वाली संख्या बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए, सॉरी, चलो मैं यहाँ पर 4 ही कर देता हूँ आपके लिए। तो 4 दूनी होता है 8, तो 4 से भाग दिया 8 में तो कितना आया, 2। अब मैंने 4 को कम कर दिया, 4 को 4 से कम करके 2 कर दिया, तो आंसर कितना आएगा, 2 चौके 8। तो ये 2 से 4 हो गया। तो नीचे वाली संख्या को मैंने क्या किया है, कम, तो ऊपर वाली संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ गई। तो जब बटे वाली संख्या को कम करते हैं तो ऊपर वाली संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ठीक है। और ऊपर वाली संख्या को कम करते हैं तो ये संख्या कम होती है। यानी इसको बढ़ाने से ये बढ़ेगा और इसको कम करने से ये बढ़ेगा। इसको बढ़ाना है तो इसको बढ़ाओ और इसको कम करो। तो यहाँ पर ये तो कम हो ही रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से, टाउ विश्रांति काल, तो रो जो है बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर है रो नॉट। रो नॉट क्या होता है, प्रारंभिक प्रतिरोधकता। यहाँ पर लिखा है प्रारंभिक प्रतिरोधकता, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से पहले की प्रतिरोधकता। तो अभी तक जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया ही नहीं है तो क्या प्रतिरोधकता में परिवर्तन होगा, नहीं। तो प्रारंभिक प्रतिरोधकता निश्चित होती है। प्रारंभिक प्रतिरोधकता होती क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से पहले की प्रतिरोधकता। तो टेम्परेचर बढ़ाने की प्रतिरोधकता मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस थी,
तो अब टेम्परेचर को बढ़ाओ, कितना भी परिवर्तन करो, रहेगी तो वो 20 डिग्री सेल्सियस। हाँ, अब कुछ और हो गई होगी, लेकिन स्टार्टिंग में तो 20 डिग्री सेल्सियस ही थी ना। फिर आता है यहाँ पर 1 प्लस के अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब 1 तो निश्चित राशि है, डेल्टा टी यानी कि ताप में परिवर्तन कर रहे हैं हम, तो वो तो हम कर ही रहे हैं। सेकेंड चीज़ आती है यहाँ पर अल्फा, ये होता है प्रतिरोध ताप गुणांक, जैसे मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ये क्या है, पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। चलिए, ये बेसिक सा इंट्रो हो गया। अभी मैंने बताया कुछ नहीं था, अब इसको हम और भी डीपली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और भी डीपली कैसे, ये 2 मिनट में जो भी कराया वो तो आप हलवा समझो एकदम। अब देखो, सबसे पहले हम जानने वाले हैं धातु के लिए। धातु के लिए क्या होता है, देखिए रो के 2 सूत्र होते हैं। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर वेट करो। धातु के लिए क्या होता है, जो रो होती है उसका सूत्र ये होता है, और ये सभी के लिए अप्लाई होता है जैसा मैंने आपको बताया। तो एम क्या है और ई क्या है, एम और ई द्रव्यमान और आवेश होते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और मैंने क्या बताया, एम और ई कितना भी टेम्परेचर परिवर्तित करो, ये परिवर्तित नहीं होते। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, जो एन है इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो ना के बराबर होता है। और यहाँ पर जो टाउ होता है, टाउ क्या होता है हमारा, विश्रांति काल। और जैसे ही हम ताप को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, विश्रांति काल घटता है, और विश्रांति काल घटता है, इससे प्रतिरोधकता क्या है, बढ़ती है। तो धातु के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या है, ताप को बढ़ाने से, टेम्परेचर को बढ़ाने से विश्रांति काल घटेगा, यानी प्रतिरोधकता बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाओ तो प्रतिरोधकता भी बढ़ रही है, ये धातु के लिए नियम है। और इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, इधर टेम्परेचर मान लो और इधर प्रतिरोधकता मान लो, इसको बढ़ाने से ये बढ़ रहा है, तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा, राइट। यहाँ पर देखो, ये दूसरा सूत्र है। दूसरे सूत्र से क्या निकल के आता है, ये प्रतिरोधकता है, ठीक है। ये क्या है, प्रारंभिक प्रतिरोधकता। तो पहले मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस थी, तो अब कितना भी बढ़ा दो, पहले तो 20 डिग्री सेल्सियस ही थी ना, तो प्रतिरोधकता क्या है, पहले निश्चित थी। वैसे इसे ओम मीटर में याद किया जाता है। तो पहले मान लीजिए प्रतिरोधकता 4 ओम मीटर थी, अब हो गई 6 ओम मीटर। तो क्या हम यहाँ पर 6 ओम मीटर को लिखेंगे, नहीं, यहाँ पर लिखी जाती है प्रारंभिक प्रतिरोधकता, यानी कि 4 ओम मीटर। आप टेम्परेचर को कितना भी बढ़ा दो, प्रतिरोधकता को कितना भी परिवर्तित कर दो, लेकिन जो प्रारंभ में थी वही रहेगी। तो यहाँ पर रो नॉट तो रो नॉट ही रहेगा। इसके अलावा है 1 प्लस के अल्फा डेल्टा टी। अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है क्या, प्रतिरोध ताप गुणांक। और धातु के लिए ये अच्छी खासी इसकी वैल्यू होती है, और ये धातु के लिए धनात्मक होता है। धातु के लिए कैसा होता है, ये धनात्मक होता है, तो इसकी वैल्यू प्लस में होगी। और डेल्टा टी यानी ताप। तो अगर मैं डेल्टा टी को पढ़ा रहा हूँ तो ये पूरी संख्या बढ़ेगी, जैसे कि 1 प्लस के अल्फा की वैल्यू मान लीजिए 2 है, अब डेल्टा टी को मैं बढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए पहले ये 2 था, तो कितना निकल के आ रहा था, 1 प्लस के 2 दूनी 4 और 1 5। लेकिन अब मैंने क्या किया, इसको बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया, देखो 1 प्लस के 2, अब यहाँ पर पहले डेल्टा टी कितना था, 2, अब इसको मैंने 3 कर दिया, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 1 7। तो पहले निकल के आ रहा था 5, अब निकल के आ रहा है 7, बढ़ा है कि नहीं। तो डेल्टा टी को अगर आप बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, क्योंकि सामने वाली संख्या को बढ़ाने से बराबर की संख्या भी बढ़ती है, तो ये बढ़ेगा। तो यहाँ से भी यही निष्कर्ष निकल के आ रहा है, ये 5 से 7 यानी कि बढ़ रहा है। तो दोनों सूत्र से करके देख लो, यही निकल के आएगा कि धातु के लिए अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं तो वीडियो को रिवाइंड करके देखें। अब बात आती है मिश्र धातु जैसे कि हो गया मैग्नीज, मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया। तो इसके लिए क्या होता है, जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो धनात्मक होता है, तो इसका मतलब तो है बढ़ेगी, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है ना वो बहुत अल्प मात्रा में होती है, करीब 0.003 और 0.3 इतनी कम होती है। तो अब इतनी कम वैल्यू अगर किसी की होगी, सोचिए 0.0003 है, तो इतनी कम वैल्यू अगर किसी की होगी तो परिवर्तन कितना होगा, लगभग ना के बराबर। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, यहाँ पर है रो, ठीक है, उसके बाद है रो नॉट की वैल्यू मैंने मान ली 2 है, इसके अलावा लगा है ब्रैकेट, फिर लगाया 1, फिर है अल्पा। तो अल्पा की वैल्यू कितनी होती है, बहुत कम, करीब 0.003 इतनी कर दी, ठीक है, मैंने ज़्यादा जीरो लगा दी एक बार को। तो ये क्या है, अल्फा की वैल्यू लिख दी, मतलब इसी के आसपास होती है, याद रखना। डेल्टा टी मान लीजिए 2 है, यहाँ पर डेल्टा टी 2 है, तो अब इसको करो सॉल्व। 2 1 प्लस के 2 का 0.003 में करोगे तो कितना आएगा, जो 0.003 दूनी 6। अब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा,
1.006 यही आएगा कि नहीं। अब गुणा करोगे तो कितना आएगा 2.012 करीब यही आया है। इस बात को अच्छी तरीके से याद कर लो, ठीक है। मेरी कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, वो मैं हमेशा करता हूँ, मेरी आदत है, पर आपको नहीं करना है। तो ये तो हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पहले तो डेल्टा टी कितना लिया था 2, अब इसको बढ़ाकर मैं 3 ले लेता हूँ। तो क्या होगा 2 का 2 रहेगा, 1 प्लस के 0.03 था, अब 2 की जगह ओनली 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, देखो 2 तो 2 ही रहेगा, 1 प्लस के 0.003 है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो तो 0.009, क्योंकि 3 तरह के होता है 9। अब इसको प्लस करोगे तो क्या आएगा 1.009, तो 2 एकम 2.0, 9 दूनी 18। तो पहले कितना था 2.012, अब कितना हो गया 2.018। तो कितना बढ़ा 2.018, यहाँ पर लिखता हूँ 2.018, इसमें से माइनस कर दो 2.012 को, तो कितना आएगा 8 में से 2 माइनस करो 6, 0 0 2 में से 0 करो तो 0.006 बड़ा है, पूरा एक भी नहीं बढ़ा कि एक भी बड़ा हो। पहले कितना हुआ था देखने की कोशिश करो ज़रा, पहले कितना हुआ था 5 से 7, 5 6 7 2 बढ़ रहा था, और यहाँ पर देखो कितना बढ़ रहा है। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एग्जैक्ट में वैल्यू ये नहीं होती, याद रख लेना, इसके अराउंड ही होती है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर देख लो कितनी होती है, कितना बड़ा है 0.006, कितना है पूरा एक भी नहीं बढ़ा। पहले 5 से 7 हो गया, अब तो 2.012 था तो 2.018, 2 का 2 ही है, 2 से 3 भी नहीं हुआ। यहाँ पर 12 और 18 को देखकर डिसाइड नहीं किया जा सकता। यहाँ पर से स्टार्टिंग की संख्या देखो 2, यहाँ पर 2, तो कितना परिवर्तन हुआ लगभग ना के बराबर, लगभग ना के बराबर। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, टेम्परेचर को बढ़ाओ तो रो बढ़ेगी, लेकिन वो करीब इतनी नहीं बढ़ेगी, वो बढ़ेगी आपके कुछ ऐसे, यानी लगभग ना के बराबर बढ़ेगी। ये बढ़ती तो है लेकिन लगभग ना के बराबर। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, याद रखना, लेकिन बराबर ना के बराबर बढ़ रही है। तो मिश्र धातु के लिए ये हो गया। अब आगे हमारा तीसरा पॉइंट जो है कुचालक और अर्धचालक दोनों के लिए सेम होता है। इसके लिए हम 2 सूत्र प्रयोग करते हैं, दोनों से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर है अल्फ़ा। अल्फ़ा जो होता है अर्धचालक और कुचालक के लिए मान इसका ऋणात्मक होता है। अब ऋणात्मक हो रहा है तो संख्या बढ़ेगी कि घटेगी, अब कॉस यार घटेगी। जैसे पहले प्लस था, पहले धनात्मक था, तो समय में बढ़ा रहे थे तो संख्या बढ़ रही थी, लेकिन अब ऋणात्मक है तो ऋणात्मक में उल्टा होता है, क्योंकि माइनस में संख्या तो यहाँ पर भी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक है तो यहाँ पर माइनस में बढ़ेगी। जैसे कि ये मान लीजिए 2 है रो नॉट 1 प्लस के अल्फ़ा के मान मान लीजिए माइनस के 2 है, डेल्टा टी मान लीजिए 2 है, तो 2 दूनी हो गया 4, तो 1 माइनस के 4 कितना हो गया माइनस के 3 दूनी माइनस के 6 निकल के आ रहा है। अब डेल्टा टी को बढ़ा दूंगा तो मान लीजिए माइनस के 8 निकल के आएगा, लेकिन माइनस के 6 से माइनस का 8 होना बढ़ नहीं रहा, घटना होता है, माइनस में संख्या बढ़ रही है यानी कि कम हो रही है। तो इसका मतलब ये है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, टी को बढ़ाओ तो ये घटती है। आई होप आपको ग्राफ वगैरह सब आते होंगे, बेसिक क्लियर होगा आपका, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू होता है रो नॉट ई की पावर ई जी बटा के डेल्टा टी। ई जी और के डेल्टा टी बेसिकली ये होते हैं नियतांक, मतलब नियतांक नहीं कहूँगा मैं, नियत होते हैं ये। नियत होने का मतलब ये नहीं है कि प्रभावित नहीं होते, ताप से इनके ऊपर ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन टी का मतलब है ताप, तो ताप को यहाँ पर क्या है ई जी बटा के डेल्टा टी। तो डेल्टा टी को बढ़ा रहा हूँ तो ये संख्या घट रही है ना, यहाँ पर मैं आपको करके बताता हूँ। सूत्र क्या होता है ई यही होता है कि नहीं, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। अब देखो ई जी बटा के डेल्टा टी, पहले इसका मान देखो, ई जी नियत के नियत, तो यहाँ पर डेल्टा टी हमने क्या है बढ़ाया है, डेल्टा टी बढ़ाया है तो नीचे की संख्या बढ़ा रहे हैं, तो ये पूरी संख्या घटेगी कि बढ़ेगी। तो मैंने क्या बताया, नीचे की संख्या को आप बढ़ाओगे तो पूरी संख्या घटेगी। तो मान लीजिए पहले था ये 4, अब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो घट के कितना हो गया 3। तो पहले वैल्यू मान लीजिए ये था 2 और ये था 4, पहले था घात इसकी 4, तो अब ये रहा 2, ई है 4, लेकिन अब टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो घात 4 से घट के 3 हो गई। तो पहले कितना आ रहा था 4 की घात 4, ये ज़्यादा है और ये कम है। इसका मतलब क्या है
घटाव, तो किसी भी सूत्र से देख लो घटाव निकल के आ रहा है ना। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपने बेसिक क्लियर है तो ये भी लेक्चर अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। नोट्स आपको चैनल पर मिल जाएंगे, बिल्कुल डिजिटल नोट्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जिसके बारे में मैंने कई दफ़ा आपको बताया। ओके, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।